अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम 14 साल बाद कौम से खिताब। दहशतगर्दी का मामला नाक़िस पॉलिसी का नतीजा है। तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। कौम चाहती है भारत से ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका को साफ साफ बता दिया है ड्रोन हमले काबिल कबूल नहीं है। इंतजामी इदारों, एजेंसीज और सजा जजा का निज़ाम नाक़िस है। इक़्तिदार संभालने के 2.5 महीने बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कौम से खिताब किया। बड़ी बेताबी से कौम भी इस खिताब का इंतजार कर रही थी। आज उन्होंने इत्मीनान में लिया कौम को कि 2.5 महीने में वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने क्या देखा, मुल्क की सूरत हाल क्या है, और अपना विजन दिया कि वो किस तरह देखते हैं। लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले 5 साल में इस कमजोरी पर काबू पा लेगा। पहला मौका है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक टाइम लाइन दिया है। उनका कहना था कि वो कोशिश करेंगे 5 साल से पहले लोड शेडिंग की लानत से छुटकारा हासिल मिल जाए, लेकिन 5 साल में जो मंसूबे उन्होंने बनाए हैं वो समझते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरा, एक और जो उन्होंने अहम बात कही, उनके नज़दीक दहशतगर्दी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अहम मसला है। उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया आज। उस हवाले से उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी का जो मामला है ये माजी की नाक़िस पॉलिसी का नतीजा है। यकीनन अहले मगरब और अमेरिका उनकी स्टेटमेंट से बहुत परेशान होगा, क्योंकि मियाँ साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अब वक्त आ गया कि आप स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहें। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसीज और उनके अंदर जो इनर्शिया है उस इनर्शिया को ख़त्म करना होगा। हमें जंग आलूद मशीनरी नहीं चाहिए। बड़ी वजाहत से, बड़े खुले अंदाज में उन्होंने कहा कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, हमें उनकी कमीनगाहों की तरफ देखना होगा, उनकी निशानदेही करनी होगी, और फिर सजा जजा का ऐसा अमल हमें इख्तियार करना होगा कि जिससे जो क्रिमिनल्स हैं वो ना बच सकें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। उनका ये कहना था कि वो मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना चाहते हैं, इस जंग से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम ग्रुप्स को, चाहे वो कोई इंतहा पसंद है, कोई सियासी ग्रुप है, वो उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम पहलू जो खारजा पॉलिसी का था, अमेरिका को यह भी बताया कि ड्रोन हमले काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, भारत को उन्होंने ये कहा कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान के अंदर की जो कुव्वतें हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनको ये कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि मौजूदा जो वो वज़ीर आज़म बने हैं, जो इंतखाबात में उनको वोट पड़े, वो बुनियादी तौर पर यही वो मैंडेट है और वो भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत को भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो बिलाशुबा ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं अगर उनको हल नहीं किया जाएगा तो फिर मामला बेहतर नहीं होंगे। आज की जो तकरीर थी मियाँ साहब की, वो एक भरपूर विजन था कि वो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान को, कैसे वो आगे लेके जाएंगे। इस मौजू पर तफसील से बात होगी। मेरे साथ आज होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी, और इनके साथ होंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज जो मियाँ साहब की तकरीर है वो क्या मैसेज दिया उन्होंने कौम को। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद चौधरी साहब। जी वालेकुम समी साहब। शहजाद साहब, दहशतगर्दी का मामला वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बड़ा अहम मामला है, तमाम ग्रुप्स को मुज़ाकरात की उन्होंने दावत दी है। किस तरह से देखते हैं आप सारी इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये बातें अभी तक ऑलरेडी हो रही हैं, और पिछले कोई 10-15 दिन में इस किस्म की बातचीत का और इस किस्म की ऑप्शन का कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस फोर्स इस्तेमाल की जाएगी और डायलॉग का रास्ता भी अपने पास रखेंगे, तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे, ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं आपके जो इब्तदाइया था, सिर्फ मैं ये एक ख्वाहिश करता हूँ कि काश के वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह आपने अपने जज्बे के साथ उसको फिल इन किया है, इसी जज्बे के साथ ये बातें तकरीर में की होती हैं। जिस तरीके से आज वो 75 दिन के बाद अपने अवाम से बात कर रहे थे, और 14 साल के बाद उनको ये मौका मिला कि बतौर वज़ीर आज़म वो आज अपने अवाम के साथ कनेक्ट करें, और पाकिस्तान के वो जो गंभीर चैलेंजेस हैं, इस गंभीरता के अंदर जो कि पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर बन चुकी है, और ये आज पाकिस्तानियों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस तो हम पिछले 5-7 साल से रोज़ बरोज़ भुगत रहे। आज वक्त था कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारा वज़ीर आज़म, जिसको हमने ये मैंडेट दिया कि वो हमें इनसे निकलने का रास्ता बताता, हमें ये ना बताता कि वो किस मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें बताता कि वो इस कौम को लीड करते हुए कहाँ से कहाँ लेके जाएगा और किस तरह लेके जाएगा।
बेशक उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, उन्होंने नाकिस पॉलिसी की बात की, उन्होंने महसूस शहजाद साहब आपका कमेंट खास तौर पर इस बात पे चाहूंगा, जो नाकिस पॉलिसी की उन्होंने बात की है। इस वक्त एक जंग जारी है पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान के गली कूचों में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है वो जंग लड़ रही है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि ये सब कुछ एक नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। तो ये क्या उनके मोरल पर इसका क्या असर होगा? आप व्हाट डू यू से टू दैट? नहीं, देखिए, बात यह है कि नाकिस पॉलिसी भी हो सकती है, नाकिस पॉलिसी भी हो सकती है। और इसका नाकिस पॉलिसी का मतलब क्या था कि क्या मुशर्रफ साहब की वो पॉलिसी जिसके साथ हम अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक हुए, क्या ये मकसूद था वज़ीर आज़म साहब का ये फरमाना? अगर ये मकसूद था तो हम फिर फॉरेन पॉलिसी में अपनी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या चेंजेस ला रहे हैं? मैंने फॉर एग्जाम्पल वो ये कहते, मैंने सरताज अजीज साहब से कहा है कि अमेरिका के साथ जो मामलात हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जाए, देखा जाए कि हम इस किस्म की जंग से किस तरह निकल सकते हैं। मैंने उनको ये कहा है कि वगैरह 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 वगैरह, वो बातें नहीं हुई। हमें सिर्फ वो बताया गया कि शहजाद साहब उन्होंने एक बात तो उन्होंने कही कि ये वक्त आ गया कि खारजा पॉलिसी का आप हकीकत पसंदाना जायजा लें, स्याह को स्याह कहें, सफेद को सफेद कहें। तो गालिबन जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद वही मकसूद हो। क्या ये बातें पिछले दौर में वज़ीर आज़म अपने जो थे गिलानी साहब या राजा परवेज़ अशरफ ने नहीं की? यानी हम अगर अपने क्या इनका नाम है, नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को नहीं करते कि वो गिलानी साहब और परवेज़ अशरफ साहब से बहुत ऊंचे वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर हमने उनको मैंडेट किस चीज़ का दिया है? जब वो बात करते हैं कि महसूस मफादात, तो महसूस मफादात क्या है? मैंने क्या ऑर्डर दिया है इसके जवाब में? मैंने अपने लोगों से, अदारों से क्या बोला है कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से परसू करने हैं, या ये कि नेशनल इंटरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं तमाम ऑप्शंस अपनी खुली रखूंगा। आप दुनिया से इस वक्त बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के साथ बच्चे समझ के उनको इस किस्म की राम कहानी ना सुनाएं। खुदारा, इस वक्त दुनिया आपको वॉच कर रही है क्योंकि ये पॉलिसी एनंसिएशन है, और अगर पॉलिसी एनंसिएशन नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जो इतनी मुश्किलात हैं उसके अंदर पाकिस्तान को आप आगे कैसे लेके चलेंगे? आप फॉरेन पॉलिसी की तो बात आप करते हैं, इंडिया के साथ आप बात करते हैं, ज़रूर आपका मैंडेट है और ज़रूर करनी चाहिए अगर आपका यकीन है इस चीज़ के अंदर। और ये भी बहुत अच्छा किया कि कश्मीर का जिक्र कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या? मैंने बैक चैनल इंस्टीट्यूट कर दिया है, मैं मनमोहन सिंह साहब से बात करने वाला हूँ और हम जाके न्यूयॉर्क में मिलेंगे। बातें अधूरी ना छोड़ें, ये ग्रे का टाइम नहीं है। जिस तरह स्याह और सफेद में वो बाकी मामलात को देखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम उनकी पॉलिसी को भी स्याह और सफेद में देखना चाहते हैं। शहजाद साहब, एक सवाल यहाँ पे आपसे करना, अनसर्टेन एरिया में ना रखें। एक आपका कमेंट चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा अपनी तकरीर में कि जो इलेक्शन थे उनमें जो मैंडेट मिला मुस्लिम लीग नून को, वो इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तानी अवाम भारत से ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। इसका जिक्र करने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? देखिए, बात यह है कि अभी उनकी मीटिंग उससे पहले जनरल कियानी साहब के साथ हुई, इस तकरीर के से पहले। अच्छा, जनरल कियानी साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का जो आपस में इनकी जो भी एक पॉलिसी मीटिंग हुई, उसके अंदर दहशतगर्दी और ये तमाम पहलू उसमें मुझे यकीन है कि डिस्कशन में आए होंगे, और ये तकरीर से पहले बहुत पहले आ चुके होंगे। क्या पाकिस्तानी अफवाज का वहाँ मौजूद होना या जनरल कियानी का मौजूद होना क्या इस चीज़ की गमाजी नहीं करता कि पाकिस्तानी अफवाज वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़ी हैं, एक पेज पे हैं, और जो भी फॉरेन पॉलिसी जो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव का मैंडेट होता है वो उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकता है? क्या हम ये तवक्को करें कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इंडिया के विज़ा भी इंडिया लुक आफ्टर नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। उन्होंने तो बल्कि बांगे दोहल कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि वो पाकिस्तान की शहरक है। बिल्कुल ठीक बातें हैं और ये पैगाम जाना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है कि इससे बढ़ के जो ज्यादा जरूरी बात थी समी साहब, वो दहशतगर्दी। क्योंकि अगर हम उस कॉरिडोर की बात करते हैं जो कि ग्वादर से काशगर जाएगा, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप वहां पे पीस नहीं लेके आएंगे। उसके लिए हमें पॉलिसी चाहिए। आज हमारा वो नंबर 1 लोड शेडिंग से भी बढ़ के नंबर 1 प्रॉब्लम है। हम लोड शेडिंग लोगों को तो दे सकते हैं, लेकिन वो साथ मईशत की भी बात करेंगे, महंगाई की भी बात करेंगे। तो ये मुश्किलात ऐसी हैं जो सब मिली मिलाई हैं। आप उस चीज की बात करें जिसके लिए आज आपको बिल्कुल एक क्लियर रास्ता देना है। शहजाद साहब हमारे साथ ही रहिए, शहजाद साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम शहजाद साहब से ये सवाल करेंगे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बलूचिस्तान को तमाम हर चीज़, हर वसाइल मुहैया करने के लिए तैयार हैं, और वो बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उसको मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत समझते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतना अहम सूबा, बड़े अहम चैलेंजेस, और 2.5 महीने गुजर गए, इसके बावजूद सिर्फ वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान काबीना की अभी तक तश्कील नहीं हुई। लेकिन ये सब ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिताब की जो उन्होंने आज कौम से किया। यकीनन कौम को इस खिताब का इंतजार था, ताहम कुछ सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि जहां उन्होंने कौम को इत्माद में लिया वहां यकीनन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उन उम्मीदवारों के लिए आज ये खुशगवार खबर थी, क्योंकि आज से 2-3 दिन के बाद यानी 22 अगस्त को 42 हल्के हैं ऐसे जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और 16 उनमें कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो यकीनन वो जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, आज जब मियां नवाज शरीफ ये पैगाम दे रहे थे कि वो बेघरों के लिए घर भी बनाएंगे, नौजवानों के लिए अक्टूबर में पॉलिसी भी देंगे, मईशत पर तमाम रिसोर्स इनपुट करेंगे, बिजली का जो लोड शेडिंग है उसका 5 साल में खात्मा कर दिया जाएगा, तो यकीनन उसके बेनिफिशरी उनके उम्मीदवार भी होंगे। अब चलते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी की जानिब। शाहिद साहब, आपने तकरीर सुनी मियां साहब की, उसमें उन्होंने डिफेंड किया जो IMF से कर्जा लिया। उनका यह कहना था कि मईशत इतनी ख़राब थी कि कर्ज चुकाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। तो फिर जो माजी की हुकूमतों की फ़िलासफ़ी थी कि अपने मसाइल के हल के लिए कर्ज अदा करने के लिए वो भी बैरूनी रिसोर्सेज पर तकिया करती थी, तो मौजूदा हुकूमत ने भी बिल आखिर वही विजन अपनाया। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत में मुझे जो वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि उन्होंने टैक्सों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बचतों की शरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जो कि अगर आप सेल्फ रिलायंस कहें तो ये दोनों चीज़ें अहम होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका बैरूनी कर्ज़ों पर और मुल्की कर्ज़ों पर इन्हिसार बरकरार रहेगा। और जो उन्होंने फरमाया कि जी 3000 से 14,500 हो गए, तो मैं तो अब ये सोचता हूँ कि क्या अब से 5 साल के बाद ये 20,000 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। असल जो चीज़ मुझे नज़र आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछली दोनों हुकूमतों की नाकामियों का, करप्शन का और गलतकारियों का जिक्र किया, लेकिन दबे अल्फाज में ये कहा कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, और मुश्किल फ़ैसलों से मतलब हमेशा होता है कि आवाम कुर्बानियाँ दें। और तीसरी बात, उन्होंने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए जिनकी मेरे ख्याल से अहमियत शराब से ज़्यादा नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये एनर्जी पॉलिसी है। ये जनाब एनर्जी पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ बिजली की पॉलिसी है। एनर्जी में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कौन से माहिरीन हैं जो इसको एनर्जी पॉलिसी कह रहे हैं? और बुनियादी नुक्ता मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी पॉलिसी जो है ये बिजली पॉलिसी है, और इसमें ये एक मईशत का हिस्सा है। तो माशी पॉलिसी जो इस हुकूमत ने अपनाई हैं, जो मुझे बजट में नज़र आई, उसमें और बिजली पॉलिसी में कतई हम-आहंगी नहीं है। चुनाचे मैं ये आज कहने के लिए तैयार हूँ कि अगरचे लोड शेडिंग कम होगी और अगरचे बिजली की पैदावार बढ़ेगी, लेकिन 2018 तक बिजली का बहरान हल नहीं होगा। बिजली के नर्ख आवाम की बर्दाश्त से ज़्यादा होंगे। एक और परेशान कुन बात जो मुझे नज़र आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये तो फरमा दिया कि जनाब हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने 5 साल में 2500 अरब का नुकसान दिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस साल जो उन्होंने बजट में टैक्सों का विजन दिया है उससे एक साल में 6000 अरब रुपए का नुकसान होगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, इससे दानिस्ता इनहराफ है, और कई वजीरों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने मंशूर पर अमल नहीं किया। अच्छा शाहिद साहब, एक और चीज पर एक और कमेंट कीजिएगा कि उन्होंने ये कहा कि वो जो दूसरी जमातें उनका मैंडेट तस्लीम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने हुकूमत को नहीं हटने दिया, और उन्होंने सिंध का भी जिक्र किया कि वो वज़ीर आला और गवर्नर के साथ मेट्रो जो ट्रेन सर्विस होगी कराची की अंडरग्राउंड, उनकी ख्वाहिश है कि वो उसका करें, इफ्तिताह करें उसका। अगर ये इन लोगों के मैंडेट को मानना है, इनको साथ लेकर चलना है, तो वो जो माजी में करप्शन के जिन पर इल्ज़ामात हैं, इसका मतलब ये है कि ये तो सारा एक मिल मिला के चलने वाली बात है। जिन लोगों ने माजी में करप्शन की उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, बिलाशुबा उसकी वजह यह है कि मुफाहमत की जो पॉलिसी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो इक़्तिदार है उसके दौरानिए में कोई खदशात पेश ना आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में इत्तेहाद है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम अपनाना है वो आवाम को निचोड़ना है और ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगाना। तो इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ताकतवर तबकों का और तमाम पार्टियों का इत्तेहाद है आवाम के ख़िलाफ़, और वही इस मुफाहमत की पॉलिसी है। इसलिए कि हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, जो कि उनके तहरीक इंसाफ का मंशूर था। पंजाब में नहीं लगा और सेंटर में नहीं लगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि हम इस चीज़ पर ये पार्टियाँ मुत्तहिद हैं, और हुकूमत चाहती है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाएँ, छूट दी जाएँ, करप्शन का नारा लगाया जाए, और उसके नुकसान की आड़ में
आवाम को निचोड़ा जाए। शायद साहब ये वो हमारे पॉलिसी हमारे है। हमारे साथ ही रहिए। मैं शहजाद चौधरी साहब की जानिब जाना चाहता हूं। एक बड़ा अहम मसला शहजाद साहब जो उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो बड़ी डायरेक्टली जुड़ी हुई है कि हम दहशतगर्दी पर किस हद तक और किस तरह काबू पाते हैं। बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुर्बान की मुस्लिम लीग नून वहाँ पर हुकूमत बना सकती थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत बनवाई वहाँ पर डॉक्टर मालिक की, और वो उसको अपनी ही हुकूमत समझते हैं। वहाँ के गवर्नर को भी वो अपनी ही पार्टी का गवर्नर की तरह समझते हैं और तमाम वसाइल देंगे बलूचिस्तान की हुकूमत को कि वो मसाइल हल करे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो 2.5 महीने हो गए, वहाँ पर अभी तक बलूचिस्तान की काबीना नहीं बन सकी। एक कंट्राडिक्शन नजर नहीं आता कि अगर एक इतनी प्रायोरिटी वाली बात है और वहां के मसाइल को इतनी जल्दी उसको अहमियत भी दी जाती है, लेकिन वहां पर जो सूबाई काबीना है वो अभी तक नहीं बनी। जी बिल्कुल, और उनके जो वज़ीर आला हैं डॉक्टर मालिक, वो कहते हैं कि अगर नहीं बनती तो वो जो PMLN की वहाँ पे मेंबरान हैं उनकी वजह से नहीं बन रही। तो अगर ये PMLN के मेंबरान की वजह से नहीं बन रही, और तो फिर उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को अपना कुछ दिखाना चाहिए इंटरवेंशन। देखिए वहाँ पे लोकल बॉडीज़ की आज तीनों सूबों में बात हो रही है, बलूचिस्तान की क्यों नहीं बात हो रही? क्योंकि कैबिनेट ही कोई नहीं है, वहाँ पे डायरेक्शन ही कोई नहीं है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का फुकदान है। अच्छा, उसके बाद देखिए जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या कहना चाहिए था? उनको कहना चाहिए था कि एंटी टेररिज्म एक्ट मैं ला रहा हूँ, एंटी टेररिज्म बिल बना रहे हैं, एंटी टेररिज्म पॉलिसी बन रही है, मैंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑर्डर दे दिया है जो कि एंटी टेररिज्म को सबस्यूम करेगी, उसके अंदर शामिल हो जाएगी, लेकिन बजाते खुद भी होगी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसके लिए कवानीन बनाने पड़ेंगे। मैं वज़ीर कानून जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में फलाने को वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर कानून लगाता हूं ताकि ये जो कवानीन है इनके किसी शक्ल में लाया जा सके, ताकि बिल बना के पार्लियामेंट में पेश किए जा सके। मैं बलूचिस्तान के अंदर जो कि मच के अंदर जो कत्ल हो रहे हैं रोज़ बरोज़ होते हैं, अब हमें कोई उसके अंदर शुबा रह गया कि कौन करवा रहा है और किस तरीके से करवा रहा है और कर कौन रहा है। मैं उसके लिए स्पेशल पावर्स एक्ट देता हूँ, मैं स्पेशल पावर्स देता हूँ अपनी FC को और बाकी लोगों को जो कि वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट है, ताकि उनको रोज़ बरोज़ अदालत के हाथे में ना खड़ा किया जाए। अच्छा, ताकि मेरे मुल्क के अंदर अमन आए। ये वो स्टेप्स हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव को करने होते हैं। दहशतगर्दी इन चीज़ों से रुकती है, अच्छी इंटेंशन से नहीं रुकती, इंप्लीमेंटेशन से रुकती है, और इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है क्योंकि शायद क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी ये चीज़ नहीं है कि इसको लेके कैसे चलना है। मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहता था, ना हो सकी, तो फिर अभी आप क्या करेंगे? उसके बगैर काम करेंगे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, या अभी भी APC चाहते हैं? अगर APC चाहते हैं तो उसकी डेट अनाउंस करें ताकि पब्लिक को भी पता लगे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता लगे। अनफॉर्चुनेटली कराची जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक हब है, उसके अंदर क्या आपने ऑर्डर्स दिए हैं? क्या उसके अंदर तरीका है? पीपल्स पार्टी के साथ लेके चलने हैं, MQM के साथ लेके चलना है, मैं किस तरीके से आगे चलूंगा? देखिए ये है हमारे मसले, हमें इनके हल चाहिए। हमें ये लेपा पोती नहीं चाहिए जो चल रही है। इस अच्छी जुबान स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, लीडिंग द नेशन फॉरवर्ड, आगे बढ़ के लीड करना। अच्छा शहजाद साहब, स्टेट्समैनशिप ये नहीं होती कि उनके साथ प्यार से बात की जाए। आज जो मियां साहब ने जो तकरीर किया, इसमें चाइना का उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और उन्होंने कहा कि जब वो चाइना में थे तो वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया, चाइना का जो स्याहों का वाकया हुआ था। ये बयान कीजिए, बड़े एम्बिशियस उन्होंने प्रोजेक्ट हैं जो बलूचिस्तान में है, चलेगा, जो खंजराब से गवादर तक सारी जो रेलवे ट्रैक है, जो सड़क है, ये जो सारे मंसूबे हैं, यकीनन पाकिस्तान भी इसका बेनिफिशियरी होगा। ये बताइए जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, ये तमाम चीज़ों को, एक ख्वाब को हकीकत में बदलना क्या हुकूमत के लिए मुमकिन आपको नजर आता है मुस्तकबिल करीब में? सबसे पहली बात है, जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है, प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी बनती है। उस फिजिबिलिटी के बाद आप उसकी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करते हैं, फिर एक टाइमलाइन देते हैं। अच्छा, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए। फिर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो और एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, तो आप इसको डबल कर दें, उस वक्त को, उन फंड्स को, उन अखराजात को जो कि लेके आएगा। आज जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इन अवामिल की बात करते हैं, तो ये असल में जिस चीज़ें 10 साल लेने वो 20 साल लेगी। डैम्स की बात नहीं हुई। मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा, किस तरीके से प्रोड्यूस करूंगा, मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं उसके अंदर, मैं कौन सा डैम पहले बनाना चाहता हूं, सस्ती बिजली कहां से आएगी, जैसे शायद हसन सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे। देखिए ये मामलात हैं जो कि एग्जीक्यूटिव को देने हैं, लीडर को देने हैं। ये उनका, आज आप बात कर रहे थे ना कि उनका वो इलेक्शन होने वाले हैं 22 तारीख को। मैं आपको बताऊं, आई डोंट थिंक ही हैज कनेक्टेड विद द पीपल टुडे।
ये नहीं आप समझें कि उनको फायदा पहुंचेगा। मेरा ख्याल है लार्जली आज लोग डिसअपॉइंटेड होंगे कि हमें नवाज शरीफ साहब से इससे बहुत ज्यादा की तवक्को थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस तवक्को को पूरा नहीं किया। शहजाद चौधरी साहब आप भी हमारे साथ रहिए और शाहिद हसन सदीकी साहब भी हमारे साथ हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मियां नवाज शरीफ के खिताब पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। शाहिद हसन सदीकी साहब से पूछेंगे कि जो प्लान दिया है बेघरों के लिए घर बनाने का और नौजवानों के लिए जो उन्होंने कहा है कि वो अक्टूबर में नए मंसूबों का ऐलान करेंगे, उन मंसूबों की हकीकत क्या हो सकती है और क्या पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि ये तमाम ख्वाब एक हकीकत में बदल जाएं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है मियां नवाज शरीफ के आज कौम से खिताब की। उनका पहला खिताब था, 2.5 महीने बाद उन्होंने खिताब किया, अपना विजन दिया, कौम को बताया कि वो किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं, कैसे पाकिस्तान के मसाइल को वो हल करेंगे। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। शहजाद साहब, उन्होंने आज वज़ीर आज़म साहब ने ये बात बिल्कुल एक बड़ी क्लैरिटी के साथ कही कि जो मजबूत मईशत है उसके लिए सरमायाकारी चाहिए और सरमायाकारी के लिए जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी होगा। बड़ा एम्बिशियस प्लान उन्होंने दिया। मैं आपसे ये ज़रा थोड़ा सा तफसील से जानना चाहता हूँ कि ये कितना आसान होगा हुकूमत के लिए कि वो मज़ाकरात करें और किन ग्रुप्स के साथ मज़ाकरात करें, क्योंकि आज जब उन्होंने मज़ाकरात की बात की है तो एक जो पॉलिटिकल तजिया निगार हैं, मैं अभी ब्लैकबेरी पे देख रहा था, वो मैसेजेस उनके थे कि अब ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जिन लोगों को पाकिस्तान की आला अदालतों ने सजाए मौत सुनाई है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, अब उनको सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी, वो रुक जाएगा मामला, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं मज़ाकरात की जानब। किन ग्रुप्स के साथ मज़ाकरात होंगे, कैसे मज़ाकरात होंगे, क्या मुस्तकबिल करीब में आप समझते हैं ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा? देखें, उन्होंने अपना अंदिया दिया, इसमें कोई शक नहीं है, और साफ अंदिया दिया, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बावाज़ बुलंद, साफ आवाज़ में ये कहा कि मैं डायलॉग को परसू करना चाहता हूँ और वो ताकतें और वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की रियासत को इस वक्त टेक ऑन किए हुए हैं, उनके लिए पैगाम था कि आपको अगर बातचीत का रास्ता अपनाना है तो आप अभी ये वक्त है कि उसको अपना लें, और जो नहीं करेंगे या नहीं अपनाना चाहते तो उनके लिए फिर रियासत की जो ताकत है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैं समझता हूँ उनके लेवल से इस किस्म का पैगाम आना बिल्कुल एक अच्छी बात है और अच्छी शुरुआत है। नहीं, मैं यहाँ पर आपको देखें, ये इसमें एक कंट्राडिक्शन नजर आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि नाकस हिकमत अमली थी, यानी उनके खिलाफ एक्शन लेना, अभी तक जो भी कुछ हुआ वो नाकस हिकमत अमली है, फिर साथ ही वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात के साथ ताकत का इस्तेमाल, तो इसमें कंट्राडिक्शन नजर नहीं आ रही? या तो आप यकसू होकर ये कहें कि नहीं, ये मामला हल ही मुज़ाकरात से होगा। नहीं, देखें, वो तो केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने टेक ओवर करते ही फ़ौरन कह दिया था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, देखें हम आपके भाई हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद जो केपीके का हाल हुआ वो हम सब ने देख लिया। देखिए, इस वक्त कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई जंग बंदी की कोई कैफियत नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर गिव अप कर दिया गया हो वायलेंस का रास्ता। अच्छा, जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक स्टेट अपना दिफा करेगी और उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से आज तक कर रही है। उसमें भी बहुत सारे सुकम हैं, उनको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये पैगाम है, ये एक रास्ता है कि बातचीत अगर करना चाहते हैं तो मैं अमन का रास्ता तलाश करना चाहता हूँ बातचीत के जरिए। लेकिन अगर वो रास्ता नहीं चलता तो फिर उसके बाद हमारे पास ये रास्ता जिस पे हम चले हुए हैं और इंटेंसिटी के साथ इसको लगाया जा सकता है। इस रास्ते को अभी तक तो हमने ताकत रियासत ने रोक के रखी हुई थी, तो ये पैगाम बड़ा साफ और वाज़ेह है। जहाँ तक नाकिस पॉलिसी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो बेसिकली उस पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि जनरल मुशर्रफ की थी, जहाँ उन्होंने ये फैसला किया कि हमें इस जंग में चले जाना चाहिए। अब वो तो 12 साल पहले का फैसला। हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है मारूफ कॉलम निगार और दुनिया के ग्रुप एडिटर जनाब नज़ीर नाजी साहब ने, और उनके साथ ही डॉक्टर वसीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लम्स में प्रोफेसर हैं, बड़े मारूफ तजिया निगार हैं वो भी। मैं चलता हूँ सबसे पहले जनाब नज़ीर नाजी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजी साहब, आपने मियाँ साहब की तकरीर सुनी, एक उन्होंने विजन दिया। सियासतदान तो मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, आप एक बड़े मामलात पर नज़र है आपकी, ये बयान कीजिएगा जो हल तजवीज़ किया उन्होंने, आप उससे मुत्तफिक हैं दहशतगर्दी के हवाले से? पहले तो आपके सवाल पर ही मेरे कुछ सवाल हैं, 2-4 जी। पहली बात यह कि विजन इस तकरीर में कहाँ है और क्या है, जरा वो आप उसकी निशानदेही कर लीजिए, आगे मैं अपनी बात करता हूँ जी। देखिए, जब कोई नया लीडर आता है नया टिनोर पूरा करने के लिए इतने भारी मैंडेट के साथ,
तो उसके पास पहले तो उसने एक तस्वुराती होमवर्क किया होता है। जब इलेक्शन में विक्ट्री डिक्लेयर हो जाती है तो अपनी सारी टीम को लेके बैठ जाता है और फिर वो आने वाले दिनों के लिए पूरी तैयारी करता है और वो अपने आप प्रिपेयर करता है कि विद इन 100 डेज वो क्या देगा। मैं इसकी 2 मिसालें दूंगा। मिसाल खुद मियां नवाज शरीफ की है। 1997 में जब 2/3 मैंडेट के साथ आए थे तो उन्होंने सिर्फ 15 दिन पहले इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, 15 या 16 दिन के बाद, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उन्होंने ओथ लिया था। ओथ लेते ही उन्होंने तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने 62 ऐलानात किए थे जिनके तकरीर खत्म होते ही ऑर्डर इशू हो चुके थे। इसे कहते हैं होमवर्क, इसे कहते हैं तैयारी, इसे कहते हैं एजेंडा, इसे कहते हैं विजन। 64 ऑर्डर हुए थे पहली तकरीर के बाद। अब इस बार क्या हुआ, 5 जून को 11 मई को इलेक्शन हुए, सॉरी, उस 24 दिन के बाद उन्होंने 5 जून को हल्फ उठाया। 74 दिन वो हैं, 24 दिन वो हैं, 98 दिन के बाद उन्होंने जो तकरीर की है। कोई माइका लाल दानिशवर मुझे ये बता सकता है कि क्या ये किसी प्राइम मिनिस्टर की जिसके पास कोई एजेंडा हो, ये उसकी तकरीर हो सकती है 58 दिनों के बाद, 98 दिनों के बाद? कोई एक मंसूबा, कोई एक चीज। अब आइए भुट्टो साहब की तरफ। भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे, बल्कि बाकी प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने आते ही जो तकरीर की विद इन 35 डेज वो मेजर रिफॉर्म का ऐलान करके उन्हें इंप्लीमेंट कर चुके थे। ये होता है एजेंडा, ये होता है विजन और ये होती है इंप्लीमेंटेशन। अब इस तकरीर में गौर फरमा लीजिए, इसमें MOUs हैं, इसमें वादे हैं, इसमें सड़कें हैं जो अभी शुरू नहीं हुई, इसमें बिजली है जिसके पैदा होने का अभी कुछ है ही नहीं सिरे से कुछ। वादे बहुत हैं। वो है ना, नूरुल राशिद की एक नज़म है, ख्वाब ले लो ख्वाब। ये उस नज़म की रेपिटेशन है और कुछ नहीं है। ये किसी विजनरी लीडर की तकरीर नहीं है, यानी कोई विजन नहीं है, आप इसमें ये नहीं समझते। नाजी साहब हमारे साथ रहिए। मैं डॉक्टर वसीम साहब को गुफ्तगू में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। वसीम साहब, उन्होंने ये कहा कि हमने सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया, 1700 मेगावाट बिजली कर दी, और पहली दफ़ा उन्होंने ये ऐलान किया है कि 5 साल में वो जो लोड शेडिंग है उसको वो ख़त्म करेंगे। तो एक उन्होंने जो एक बड़ा मसला है पाकिस्तानी अवाम का, उस हवाले से एक विजन तो दिया उन्होंने, अपना एक पैगाम तो दिया कि वो इसको किस तरह हल कर रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। जो बात लोग सुनना चाहते थे, उसका सारे खजाने में कोई जिक्र नहीं था। मिसाल के तौर पे पहली बात ये कि दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उन पर तबसरा, और ख़ास तौर पर परसों तरसों एक वाक़या हुआ, उसका कोई जिक्र, या उससे पहले सरहद से जो कुछ हुआ और जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतना बोझ पैदा कर दिया, उसका कोई जिक्र, या ओवरऑल जो मिसाल के तौर पर बिजली के रेट जो हैं वो 8 जंप में 75% या 70% बढ़ा दिए गए, यानी तकरीबन दुगने कर दिए गए। उससे जो महंगाई आएगी उसका कोई जिक्र। मतलब ये कहने का है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके बारे में बहुत कम जिक्र था, और ख़ास तौर पे ये कि लोगों के जज्बात और लोगों के रिस्पॉन्सेस और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी खारजा ताल्लुकात के बारे में या दाखिली मामलात के बारे में, उन पर एक कोई ना कोई तबसरा या कोई ना कोई एश्योरेंस आनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो हम सब इस चीज़ के ख्वाह हैं कि प्राइम मिनिस्टर कामयाब हों अपने मामलात में। हम चाहते हैं कि हम उनकी तरफ देखें और वो कोई ना कोई एक्शन ले, लेकिन लोग रह रहे हैं कि किसी हालात में इनके दौरे हुकूमत में जेल ब्रेक हुआ, उस जेल ब्रेक का जिक्र तक नहीं है। तो मतलब ये कहने का है कि हम जब ये कोई प्राइम मिनिस्टर, और इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जो पूरी तरह मैंडेट लेके आए हैं, मेजॉरिटी है उनके पास,
उनको चाहिए था कि अवाम जो सोच रही है, उनके जहनों में जो सवालात उठ रहे हैं, उनका किसी न किसी हवाले से कोई रिस्पॉन्ड करे। वो नहीं था। तो आप सही कह रहे हैं कि रीजन था, लेकिन जैसे नाजी साहब ने कहा कि अभी वक्त नहीं था। अभी 100 दिन के बाद वो पिछले 100 दिन की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करते हैं। इस दौरान में 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना, 2 महीने के बाद कोई ना कोई इनके जो एहलकार है या इनके जो वुज़रा है, किसी न किसी हवाले से अवाम को एतमाद में लेते रहते। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं क्योंकि ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से बाद मैं गुफ्तगू जारी रखूंगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी इस तकरीर में अपनी परफॉर्मेंस तो बताई कि सर्कुलर डेट अदा कर दिया गया है, 1700 मेगावाट बिजली हमने इसमें ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी और बहुत सारे मनसूबों का जिक्र किया। लेकिन हम इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाजी साहब भी हमारे साथ हैं, शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, शाहिद हसन सदीकी भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िताब की, जो आज उन्होंने किया, जिसमें बताया उन्होंने कि वो कौम के जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह से तजवीज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हसन सदीकी साहब भी। शाहिद साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा इस मसले पर कि जो उन्होंने कहा एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि जो बेघर हैं, लाखों बेघर, उनके लिए घर बनाए जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, रियासत में इतनी सख्त है कि वो बेघरों को घर लाखों की तादाद में फराहम कर सकती है। यहाँ पे तो दवा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, घर कहाँ से आएंगे? सभी साहब, मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि इस हुकूमत ने अवाम को तो निचोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल के जो सुनहरी बातें की हैं, ख्वाब हैं, उनकी अहमियत शराब से ज़्यादा नहीं है। देखिए, बात यह है कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं सोच में और पॉलिसीज़ में। अभी हमें बताया गया, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी बात हो रही है कि वो गवादर तक बोट बनाई जाएगी वहाँ से चाइना से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने वज़ीर ख़जाना ने हमें कहा कि हमने अमेरिका से सिफारिश कराकर IMF से कर्ज़ा लिया है और कर्ज़े का अमाउंट बढ़वाया है। तो क्या हमें ये पता नहीं है कि बुश साहब ने और मौजूदा सदर बार बार कह रहे हैं कि हम न्यू सिल्क रूट चाहते हैं, और न्यू सिल्क रूट ये है कि भारत यानी जनूबी एशिया से पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान और सियासी स्टेट्स तक बनाई जाए। तो वो तो न्यू सिल्क रूट की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे ख्याल से हम दहशतगर्दी की जंग भी अपने एजेंडे के तहत लड़ना चाहते हैं? ये सिल्क रूट भी जो नहीं बनाएंगे और अमेरिका की से सिफारिश करा के जो है वो कर्जा भी ले लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। नंबर 1 तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जब आप कौम से हक़ाइक़ छुपाने लगते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अभी ये तो बता दिया कि 150 अरब रुपया जो है वो हमारे बिजली के चोरी के लॉसेस हैं, मगर ये नहीं बताया कि 1500 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में नुकसान उठा रहा है। 101 अरब डॉलर, 101 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। ये नहीं चाहते कि अमेरिका के शिकन पड़े। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात क्यों कही उन्होंने कि हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। मैं आपको बताऊँ 2 साल पहले बजट में ये फिगर दी गई थी, तो 2 साल के बाद ये 50,000 से बढ़ गई। लेकिन हम ये नुकसानात अपने और जंग के नुकसानात इसलिए नहीं बताना चाहते कि अमेरिका के बातें में शिकन ना पड़े। तो मुझे तो ऐसा लगता है। जी शाहिद साहब, हमारे साथ रहिए। मैं नज़ीर नाजी साहब से इसी मामले पर उनका कमेंट चाहता हूं कि ये जो बज़ाहिर जो फिर भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छी करने की बात है और हर कीमत पर अच्छा करने की बात है, इसमें यकीनन कोई जो एक इंटरनेशनल गुडविल है वो भी अर्न करने की बात होगी। लेकिन नाजी साहब, इसके साथ इस पर भी कमेंट कीजिए कि आज जो उन्होंने विजन दिया अपना दूसरी जमातों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने हवाला दिया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस उन्होंने रोक दिया, और सिंध की हुकूमत के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल थर में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनकी ये ख्वाहिश है कि जो मेट्रो ट्रेन है वो वज़ीर आला सिंध और गवर्नर के साथ मिलकर उसका इफ्तिताह करें। तो लग नहीं रहा इस तरह के मियाँ साहब इस दफ़ा जो है दूसरी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं? अगर दूसरी जमातों के साथ मिलना होता तो आज कितने दिन हो चुके हैं उन्हें, मेरा ख्याल 78 दिन या 74 दिन हो चुके हैं, एक कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सके, लीडरों को इकट्ठा नहीं कर सके। उसने क्या मांगा था इमरान ने? कहते हैं कि इमरान की वजह से नहीं हुआ। इमरान ने कहा था मुझे मियाँ साहब मिलने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले। तो क्या गुनाह है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलते नहीं लोगों को, उसको ही मिलने, कॉन्फ्रेंस फिर हो जानी थी।
तो ये इन सारी बातों में रखा क्या है, ये हर एक को लॉलीपॉप दे रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये 58 दिनों में, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने से लेकर आज तक 98 डेज हो चुके हैं, एक भी कंक्रीट चीज सामने नहीं आई, एक भी मंसूबा सामने नहीं आया। हत्ता कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो उन्होंने कहा उसके खिलाफ क्या अभी तक चौधरी निसार मेरे ख्याल पॉलिसी बना रहे हैं बैठे हुए। तो आप देखिए तो सही कि अगर इस क्राइसिस के दौर में, इस आजमाइश के दौर में एक नई हुकूमत इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उम्मीदों के साथ, लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए आता है, लोग इतना बेबसी से इंतजार करते हैं कि हमारा लीडर हमें गाइडलाइन देगा, हमें कुछ बताएगा, और लीडर साहब सामने आते हैं 74 दिनों के बाद तो लॉलीपॉप दे देते हैं, ये मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे जनाब, आपने ऑन ग्राउंड क्या किया है? रोटी को सस्ती हुई, रोटी महंगी हो गई है, बिजली सस्ती हुई, बिजली महंगी हो गई है, गैस सस्ती हुई, गैस महंगी हो गई है, रोजगार फरामा हुआ, रोजगार कम हो गया है। सैलाब ने जो तबाही मचाई है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की 2 लाइनों की चीज निकली वो, जबकि लोगों के तो घर तबाह हो चुके हैं, खेत तबाह हो चुके हैं, इकॉनमी बर्बाद हो गई है। तो मतलब ये इस तरह एक मुंतखब लीडर, एक अवाम का मकबूल लीडर, अवाम के उम्मीदों का मरकज बनने वाला लीडर, अगर 98 डेज के बाद उनको ये तकरीर देता है तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि लोगों की मायूसी की हालत आज क्या होगी। जी नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ ही रहिए। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, ये बयान कीजिएगा कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने आज मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी तो यकीनन दुनिया भी उनकी तकरीर को वॉच कर रही होगी, जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। ये जो सारा आज उन्होंने डायलॉग की भी दावत दी है, दूसरी जो तमाम बातें की हैं, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तकरीर को किस तरह से रिसीव किया होगा? समी साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी खौफजदा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहीं फेल ना कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता फेल कर गया तो मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़े दुनिया के खत्ते के ऊपर इस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी कि उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फोर्सेस हमें इस तरह देख रही हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग उम्मीद चाहते हैं, वो इस याद से निकलना चाहते हैं। ये देखिए, उनके लिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी रही है पिछले 8-10 साल के अंदर, वो इस उम्मीद को देखना चाहते हैं अपने लीडर की नज़रों के थ्रू। आप विजन की बार बार बात करते हैं, नज़ीर नाजी साहब ने बिल्कुल आपसे बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा है, ये विजन नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ जो उन्होंने पिछले एक्शन लिए हैं पिछले 6 दिन के, उनकी बात, या पिछले 75 दिन के उसका जिक्र कर रहे हैं। विजन होता है कि मैंने आगे जाके क्या करना है। हमें झूठे ख्वाब ना दिखाएं, हमें ये ना कहें कि मैं तुम्हें वहाँ पे चांद पे ले जाऊँगा, हमें ये कहे कि मैं अगले 5 साल में सिर्फ तुम्हें 10 मील के सफ़र पे लेके जाऊँगा, लेकिन उन 10-10 मील की जो प्रोग्रेस होगी उसके ऊपर क्लैरिटी हो, उसके ऊपर विजन हो, उसके ऊपर पता हो कि हमने कैसे आगे लेके चलना है। देखिए, पाकिस्तान कभी फेल नहीं हो सकता, ये हमारे लीडर हैं, ये हमारी हुकूमत है। खुदा न खास्ता ये जमहूरियत का तजर्बा भी अगर पिछले 5 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता फेल हो गया तो फिर पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं है। हमें ये एहसास करना चाहिए और हमारी सियासतदानों को ये एहसास करना चाहिए कि हम लोग जो बैठ के ये बातें करते हैं, हम क्रिटिकल नहीं हैं, हम इस दुआ के साथ आपसे के लिए बात करते हैं और मदद करना चाहते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को समझिए कि लोग आज कनेक्शन मांगते हैं अपने लीडर के साथ, अपने लीडर की बात सुनना चाहते हैं और उम्मीद क्रिएट करना चाहते हैं जो कि उनको आगे लेके जाए आगे। इसका मतलब खुद किसी भी तरीके से आपकी तहकीर या आपके ऊपर वो नहीं है, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, इस पॉजिटिव तरीके से लेके चलने की जरूरत चाहिए। डॉक्टर वसीम साहब, आप इस पे कमेंट कीजिए कि जो हमारी इस वक्त सोसाइटी के और भी जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनमें एक ये चैलेंज है कि हम लोग डिवाइडेड हैं, सोसाइटी के जो फैब्रिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ नेटेड नहीं है। आज की जो तकरीर है मियां नवाज शरीफ की, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे धड़ेबंदियां हैं, जो सियासत बटी हुई है मुख्तलिफ फ़िरकों में, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, इकॉनमी के हवाले से भी, क्या ये उनको जोड़ने में कुछ मुआवन साबित होगी? मियां साहब को तो यही ख्याल है, मियां साहब सोच रहे हैं कि ये अच्छी अच्छी बातें हैं और लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जब लोग सुनना चाहते हैं तो जाहिर है वो एक पॉलिसी चाहते हैं और पॉलिसीज अगर सामने नजर ना आए और अपने इंटेंशन, गुड इंटेंशन भी नजर आए तो वो ज़रा एक बात खटकती है। मिसाल के तौर पे जब आपने जिक्र किया सर्कुलर डेट का, जब आपने जिक्र किया और उन्होंने जिक्र किया जब बलूचिस्तान की हुकूमत बनाने का या इस किस्म के ख्यालात,
वो सारा कुछ मिसाल के तौर पे 2 महीने पहले हो चुका था। 19 अगस्त आज है, 19 जून ध्यान में लाइए, अगर ये तकरीर होनी चाहिए थी 19 जून को। उसके बाद जो कुछ हुआ है, जो बहुत ज्यादा तब्दीलियां ग्राउंड पे हुई है, उसके बारे में कोई ना कोई उसका जिक्र होना चाहिए था। और दूसरी बात जो है वो इस विजन में हमें नजर आती है। नहीं यार, मैं वसीम साहब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपने मेहमानों से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।